The general listless sensation apparent pre. जी जी डॉक्टर साहब। The general visceral apparent pre-organic fiber of the vagus nerve arise from which nucleus? So dorsal motor nucleus, nucleus ambiguous, nucleus strictus, solitarius, or nucleus of Clark. हम्म। So dorsal motor nucleus है. ठीक है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस nucleus एम्बिगुअस क्या है? nucleus nucleus solitarius और ambiguous ये पेशियल नर्व का वो है. solitarius ट्रैक्टस solitarius के साथ एक छोटा सा न्यूक्लियस है ambiguous वाला ठीक सेंसरी है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एम्बिगुअस में ना 9, 10, 11 जिस तरह वो नहीं जुगुलर फोरामेन में जो से गुजर रही होती हैं, ठीक है, उन क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई अराइज करते हैं, सही है, एम्बिगुअस में। अच्छा, ये दूसरा आ गया। ambiguous और जी, solitarius दोनों का यही है. अच्छा ठीक है, दोनों का यही है, डॉक्टर स्टार कह रहे हैं। अच्छा ओके। जीवीए गावा और सवा, ठीक है। मैंने ये स्टोरी सुनाई थी कि 125 का गावा दो, ठीक है। तो 125 का गावा, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो बाकी इसके अंदर 7, 9, 10th नर्व, ठीक है, इनके न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है, और साथ में बस ये लिखा हुआ है इसका 7, 9, 10। ओके, क्लार्क न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? वाइब्रेशन। बाकी मैं भी हमारे एमसीक्यू क्योंकि ये ना आपके पास लैटरल हॉर्न होता है बाज दफा, ठीक है, तो वहां पे होता है क्लार्क न्यूक्लियस, ठीक है। लैमिना 1, 2, 3 ऐसे करके ना, ये भी एक पिक्चर है न्यूरो में आपकी। तो लैटरल हॉर्न में आपके पास होता है क्लार्क न्यूक्लियस, सेवंथ न्यूक्लियस कहते हैं इसको ना, ठीक है। तो ये अराइज करता है T1 से L2 तक, ये इसका लेवल अक्सर पूछते हैं, ठीक है। सी ए T1 कुछ भी दे सकते हैं, L2, L3। अच्छा चलो बच्चों, अच्छा ये समराइज सी एक पिक्चर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या कि हमारे पास नर्व कंपोनेंट होते हैं जनरल, और साथ में पहले सोमैटिक और साथ में विजरल। विजरा विजरा हो गया, सोमैटिक जो लेयर्स होती हैं आपके पास, ठीक है। तो जनरल और स्पेशल सेंसेस होती हैं, जैसे जीएस है जीएससी, जीबीए जीबी, इस तरह सारे स्पेशल भी होते हैं। अब जनरल में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप जीएसई, जो जनरल सोमैटिक इफरेंट, अभी उसने कहा था प्री गैंग्लियोनिक था, ठीक है, एफरेंट और पोस्ट गैंग्लियोनिक इफरेंट, ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो आपके पास जीएसई इफरेंट वाले हैं उसमें न्यूक्लियाई कौन से हैं, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, और साथ में आपके पास सेवेंथ, ठीक, नहीं यार 12th है, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जीवीई, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पैरासिम्पथेटिक के एडिंगर वेस्पाल जो कि थर्ड का है, फिर सुपीरियर सैलिवेटरी ये आते हैं अक्सर, ठीक है, जो कि सेवंथ का है, लैक्रिमेशन और सैलिवेशन के लिए। फिर इंफीरियर सैलिवरी, ठीक है, जो कि आपके पास है 1x के बाई 9th, ठीक है, पैरोटिड। और इसके बाद डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, दैट इज 10th, अभी जो ऊपर उसने कहा था, जो हमारा एमसीक्यू था, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लो, और मैंने डिटेल जो न्यूक्लियाई हैं आज उसके वीडियो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी है, वो देख लेना। स्टार्ट का बेशक देख लो, बाकी मत देखो। अच्छा जी, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद एपिसोड ऑफ डायरिया। अब उसको डायरिया है, एपिगेस्ट्रिक पेन है, एपिसोड्स हैं, रिलीव्ड बाय मील्स, खाने से वो खत्म हो जाते हैं। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल अल्सर्स आर फाउंड इन थर्ड पार्ट ऑफ द डिड्यूनम। वो फर्स्ट पार्ट नहीं कह रहा, सेकंड नहीं कह रहा, थर्ड कह रहा है। तो लाइकली डायग्नोसिस इज, मुझे बताओ जो आपके पास है गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर वाली, ठीक है, जिसमें डिड्यूनल और गैस्ट्रिक अल्सर है, वो क्या है, और जो ये सारी चीजें हैं, इनको एक्सप्लेन करो मेडिसिन वालों। कौन सा अल्सर ऐसे है जो खाने से ठीक होता है, कौन सा जोन सा है बगैर खाने ठीक होता है?
जो ड्यूटेनल अल्सर है वो खाने से ठीक होता खाने है, और जौन सा ठीक गैस्ट्रिक होता अल्सर है। है वो खाना खाएं तो वो एग्रेवेट होता है। शाबाश यस। डॉक्टर साहबा, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अक्सर ये चीजें भूल जाती हैं और अक्सर उसने स्टेम भी ये दी होती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर का रिस्क फैक्टर क्या है, मोस्ट कॉमन, अगर वो बैक्टीरियल कॉज पूछे तो? एच पाइलोरी। एज पाइलोरी। शाबाश। अच्छा उसके बाद ड्रग्स में पूछे तो? एनसेड्स। NSAIDs, एनसेस। एस्पिरिन देन एंजाइड। शाबाश। शाबाश, एस्पिरिन, ठीक है साथ में। अच्छा और अगर लंग रिलेटेड कोई पूछता है फिर? स्मोकिंग, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सुना हुआ कुशिंग अल्सर, कर्लिंग अल्सर, मार्जिनल अल्सर? कुशिंग अल्सर तो वो थे जौन से ब्रेन में कुशिंग ब्रेन डैमेज की वजह हेड से इंजरी, होते हैं। हेड इंजरी के साथ होता कर्लिंग है। अल्सर शायद बर्न्स की वजह से होते हैं। कुशिंग necrosis में growth. within is around कर्लिंग the अल्सर Cushing, the Cushing अल्सर आता है। ठीक है, कर्लिंग किस लिए? बर्न्स। और मार्जिलिन भी, ठीक है। बर्न मार्जिलिन भी स्ट्रेस इसी के के साथ। साथ, ठीक है। हाँ वैसे बर्न स्ट्रेस वगैरह, ठीक है, और भी थे दो तीन, अभी मुझे भूल गए। अच्छा बच्चों ये टिपिकल हिस्ट्री है मार आपकी मार जोलिंगर। मारता मारता ने जो हाइपरटेंशन के साथ है। किसके साथ? हाइपरटेंशन के साथ जो आता है मार्टुलिन है या इस तरह से। मार्टोलिन, मार्टोलिन मार्जुलिन नहीं। है मुझसे जी। वो जो कह रहे हो ना, एक थे बैक्टीरिया वगैरह के साथ भी थे ना, मार्टोलिन मर्डर। मैंने याद किया था वो गले में मिलने वाला मार्जुलिन और मार्टोलिन। मार्टोलिन देखना पड़ेगा किसके साथ है, मुझे लगता है बैक्टीरिया वगैरह के साथ था। इस तरह से मेरे ख्याल में हाइपरटेंशन था और डायबिटीज उसके साथ आता है। मुझे ना ये मार्टिन वाला डॉक्टर इसरार याद नहीं है, इसको कंफर्म कर लेना। और एक ना आपके उसके साथ है हाइपरटेंशन के साथ, बिल्कुल है मुझे लगता है। ये जो कुशिंग है ना, ब्रेन इंजरी, और ये आईसीपी रेज हाइपरटेंशन के साथ ये था। और जो मार्टिलिन था वो बैक्टीरिया वगैरह के साथ था। मैम मार्जुलिन जो अल्सर है वो ओल्ड बर्न स्कार्स की तरह है। और ओके। मार्टोलिन का तो इसमें जिक्र नहीं किया हुआ। मार्टोलिन लाइक उसके ये स्पेलिंग है। मार्टोलिन, यार स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं मगर है ये। चलो खैर देखते हैं, ये मैंने किधर लिखे हैं, मुझे मैंने देखने पड़ेंगे। हाइपरटेंशन के साथ लग रहा है मैडम। अच्छा चलो, इसको कंफर्म करें ना, मेरा ये कंफर्म नहीं है। मर्टर, मैंने मर्टर से याद रखा था। चलो खैर, ओके। अच्छा जो इसके बाद, अच्छा जोलिंगर एलिसन तो वो कहता है ट्राइड है इसमें डायरिया, उसने डायरिया भी दी है। एपिगेस्ट्रिक पेन दैट इज रिलीव बाय मील्स, और साथ में थर्ड क्या है ट्राइड में? इसका ट्राइड देख लो। हाँ मेडिसिन में ट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। तो ये हो गया। पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव एचसीवी एंटीबॉडीज, तो उसमें एंटीबॉडीज हैं पाई गई, बट नो एविडेंस ऑफ लिवर डैमेज, सिरोसिस या कोई उस तरह से डैमेज अभी तक नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन कौन से करोगे जो कि कंफर्म करेगा एक्टिव इन्फेक्शन को? देखा ज्यादातर हम क्या कराते हैं, पेशेंट आते हैं डायग्नोज हुआ एंटीबॉडीज हैं, फिर पीसीआर 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 पीसीआर, ठीक है, पीसीआर करवाते हो, ठीक है। अच्छा चाइल्ड है, पेलर है। अब देखो बच्चों, मैंने ग्रुप में भेजा था, नए बच्चे भी ऐड हुए हैं, तो वो भी भेजा हुआ था एक पिक्चर। डॉक्टर जाकिर आए हैं? अच्छा चलो नहीं आए तो एक पिक्चर देख लेते हैं, यही वाली। ये मैंने नोट्स भेजे हैं, कंपाइल्ड फॉर्म एनाटमी के, कुछ निमोनिक्स भी भेजे हैं, देख लेना आप लोग। वो किधर चली गई? एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, नॉर्मल वैल्यूज क्या है बच्चों? नॉर्मल वैल्यू एमसीवी का जो है ना वो 70 से 100 तक है। बास बुक ओके 76 से 96 तक देते हैं। ओके, 80 टू
200 ज्यादा होता है फेमटोलीटर, ठीक है। अच्छा MCHC 32 दांत, ठीक है। तो मदर 32 चाइल्ड, ठीक है। 45 तक। नहीं 32 से 36, 36 हफ्ते पे बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। 32 से 36, ठीक है। बच्चे के 36 दांत, इस तरह याद रखना है, 32 से 36 दांत, ओके। अच्छा MCHC हो गया, और MCH के वैल्यू 27. 27, ये किसने बोला है? रेंज है ना बच्चों, रेंज बताओ। 27 से 35। 33, अच्छा ठीक है। 33, ओके। 27 से 33 is MCH, MCHC is 32 to 36, और क्या था MCV, that is 80 to 100 femtoliter। अच्छा मुझे बताओ फेरेटिन का नॉर्मल लेवल क्या है? सीरम फेरेटिन मेल हमेशा 2 गुनी आगे होते हैं, 30 to 300 मेल, ठीक है। 15 to 150 फीमेल। अक्सर वो एक MCQ देता है, उसमें ना वो 300 200 की वैल्यू देता है, और इस तरह करके। और 2000 से ज़्यादा वो अक्सर वो देता है उसमें, थैलेसीमिया वाले में, आयरन ओवरलोड वालों में। अच्छा TIBC को छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पिक्चर पे आ जाते हैं। एनीमिया, आपने MCV MCH MCHC देखना है। अगर ये पैरामीटर्स कम है फिर क्या होंगे बच्चों? क्या कहलाएगा? मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है। हाइपोक्रोमिक। हाँ जी, उसकी स्टेनिंग, उसका साइज, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे बताओ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में टाइप्स कौन कौन सी हैं? आपको पहले पता होना चाहिए ना कौन कौन सी आती हैं। मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया और सिड्रोब्लास्टिक, ठीक है। अब होते हैं, इसमें लिखा हुआ है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया सबसे ज्यादा बच्चे इधर भूलते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करना है। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी में सीरम फेरेटिन की फेरेटिन कम, पे डिप्रेशन। फेरेटिन कम होगा। शाबाश, ओके। और और टोटल थैलेसीमिया आयरन में की बाइंडिंग फेरेटिन। कैपेसिटी बढ़ी है, मगर मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस था, हमें मेन ये दोनों चीजों को ही देखना है। सिड्रोप्लास्टिक में आप वो कल हमने किया था, तो कौन से ड्रग का साइड इफेक्ट आ रहा था जिसमें B6 देते थे? एसोनाइजेट की। आइसोनियाजेड। डॉक्टर साहबान आप लोग मुत्फिक है? Pyrazinamide. हैं पायराजिनामाइड तो क्या करता था, प्यारी प्यूरी? B6 B6 ये B6 तो वो हम डाउट करता है। एसोनाइजेट के साथ देते हैं, और ये करते हैं। असल में आयरन जो है ना वो मैक्रोफेजेस में कलेक्ट हो रहा है ना। हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली B6 जिसकी ट्रीटमेंट में वो, ठीक है, तो दैट इज Isoniazid. आइसोनियाजिड, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, इसके बाद नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, इन सब में वैल्यूज नॉर्मल रहेंगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें देखो रेटिक काउंट क्या चीज इंडिकेट करता है? के इमेच्योर आरबीसीज हैं, मतलब हाँ बनाने की जी, कोशिश कर रही है body, बनाने की कोशिश हाँ कर जी, रही है बॉडी। हाँ जी। इमेच्योर आरबीसीज एंड दूसरी हेमोलिसिस वगैरह के साथ आता है, हेमोलिटिक एनीमियाज के साथ। इंक्रीज रेटिक काउंट है, बिलिरुबिन और ये सारे का सिनेरियो देता है अक्सर वो, कि बिलिरुबिन रेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आपने हमेशा सोचना फिर हेमोलिटिक्स में, ठीक है। अच्छा चलो, हेमोलिटिक में अब आपके पास दो है, माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक, और दूसरी चीज है आपके पास नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोसिटिक में जो कॉज है मेन वो लेड पॉइजनिंग है, ठीक है। लेड में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका चिलेशन, ये आपका वो है, क्या है असाइनमेंट है, लेड पॉइजनिंग को पढ़कर आना है कल। उसमें कौन कौन सी वो लाइंस आती हैं, और ट्रेमर्स किस तरह के होते हैं, और इसकी चिलेशन कैसे होती है, ठीक है। ये किधर से पढ़ना है? फर्स्ट एड में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोसिटिक, ट्रांसपोर्ट चेन के साथ भी वो MCQ जाता है इसका।
ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ भी इसका एमसीक्यू आता है, क्या आता है? ओके, तो ये कहाँ पे इनहिबिट करा रहा है? ओके, तो आंसर आता है, इधर ही बताओ। आंसर नहीं था ना मैं गलत हुआ था इस वजह से। अच्छा, वैसे ना मैं जब गलत होता था ना मैं आके देखती थी, तो वो फिर खैर गलत नहीं होता था मेरा ना। ठीक है, चलो फिर अगली दफा। और पता है क्या, इतना मोस्ट इतना रिसेंट है ना याद था बात। कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, लेकिन वो एग्जैक्ट याद नहीं था। ओके, साइटोक्रोम 4 है, क्या है वो? एक मिनट मैं देख रही हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ इसका मिल जाए। बेसोफिलिक स्टिपलिंग है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, खैर वो इलेक्ट्रोडिक्टिविटी भी प्रोडक्शन करेगा। खैर वो चलो ये कल बताएगा डॉक्टर स्टार, आपने बताना है कल, ठीक है। चलो इसके बस बाद मैम ये है, अपना ये आते। है एक आर्सेनिक है। ओके, यहाँ से आर्सेनिक। अच्छा चलो कल देखते हैं इसको, ठीक है। आप कल देख कर आना, मैं भी देख कर आऊंगी। और डॉक्टर साहब अपना नाम शेयर करो। अच्छा चले, मैक्रोसिटिक जोन सा है उसमें हमारे पास B12 और फोलेट, ठीक है, अक्सर एमसीक्यू देता है वो कहते हैं एक पेशेंट है आपके पास, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसने डाइट नहीं प्रॉपरली, वेजीज नहीं ली, तो बताओ उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी? हाँ जी, फोलेट की। फोलेट की। फोलेट की। और आगे वो कहते हैं कि जी एक पेशेंट है आपके पास, उसको जोन से वो देते हैं आपको टोटल गैस्ट्रेक्टमी के साथ, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, 1 ईयर की हिस्ट्री होगी या मोर देन 1 ईयर? फिर B12। B12। ट्वेल्व बी और फोलेट ठीक दोनों है। दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन के लिए और अगर बी प्लास्टिक। ट्वेल्व और अगर बी ओके, अगर B12 नहीं दिया हुआ तो फिर कौन सी होगी? फिर आयरन होगा मैडम। आयरन नहीं डेफिशिएंसी। नहीं, वो हाँ, ठीक है, वो ठीक है। आयरन भी नहीं दिया हुआ, फिर बताओ। फिर परनीशियस एनीमिया के साथ आता है ना बार दफा, ठीक है। नहीं मैम, वो तो ट्रीटमेंट में क्या फीमेल दोगे? में आता है। भाई बार दफा ना ऐसे डॉक्टर साहब एमसीक्यू आते हैं, सेम उसने B12 वाला दिया होता है लेकिन ऑप्शन में B12 होता नहीं है, ठीक है। उसमें फीमेल या मेल वो ऐसा मेंशन नहीं होता। ट्रीटमेंट में अमूमन वो आईवी क्या दिया होता है इसने? B12। हाँ B12, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा उसने कोबालामीन, बाज़ दफ़ा किसी और नाम से, डिफरेंट डिफरेंट नेम से ना उसको सिर्फ करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। अच्छा खैर, यहाँ पे ये भी हो गया। मैम मैम इस तरह इस दफा एक एमसीक्यू आयरन, सारे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पिक्चर थे सारे, वो दिए थे मैम आयरन ये B12 के साथ के। एक एमसीक्यूज आता है, उसके साथ ये हेमोसिस्टिन का लेवल दिया होता है। हाँ, कुछ और स्टेम याद ये है? फोलेट का भी दिया होता है, उसका डिफरेंस जरा समझा दें। अच्छा, डॉक्टर कौन है ये हमारे? हमजा। अच्छा, डॉक्टर हमजा, ये ना एक डायग्राम है आपकी उसमें फर्स्ट एड में, ठीक है। तो वो मैं आपको उसको ना वॉइस कर देती हूँ और साथ में ना पिक्चर भेज देती हूँ इसके बाद, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। बस मेन जरा यही है कि आपका जो B12 है ना, B12 में होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड, इन दोनों का लेवल ज्यादा होता है। फोलेट में सिर्फ होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा होता है। तो वो ना एक ऐसे करके डायग्राम में, इधर B12 है इधर फोलेट है, वो मुझे अब डायग्राम नहीं याद, ठीक है। तो आपने एक चीज याद रखनी है, FH, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड, FHC याद रखना है। और BMH जितना भी कर लो, BHM, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक हार्ट रेट कर लो बच्चे का, ठीक है। तो B से B12, M से मिथाइल मेलोनिक एसिड MMA, और H से होमोसिस्टीन, ये तीन दोनों ज्यादा होंगे। इसमें सिर्फ होमोसिस्टीन होता है, ठीक है, ओके। डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी में, ठीक है। चलो, अच्छा, अभी हम किधर थे बच्चों? हम थे
इधर इसमें, हाँ। तो चाइल्ड आ गया आपके पास, पैलर है, वीकनेस है, पैलर चाइल्ड। चाइल्ड में ज्यादातर क्या होता है? थैलेसीमिया, ठीक है। अच्छा चलो खैर, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या, थैलेसीमिया हो एमसीवी गया, 70। मैटर। हाँ, एमसीवी कम हो गया। एमसीएच 22 टू एमसीएच कितना था, 27 टू 32 33, तो ये भी कम हो गया। टाइप ऑफ एनीमिया इज, हाँ जी बच्चों बताओ। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। शाबाश, चले आगे। इसके बाद है पेशेंट आपके पास है अल्कोहलिक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक पेशेंट अल्कोहलिक है आपके पास आया इमरजेंसी में और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो आप फौरन क्या करोगे पेशेंट को? B1 पहले पहले देंगे, फिर उसके बाद क्या ना ग्लूकोज। ये किसने बोला है? टाइमीन देंगे। हम हमजा। टाइमीन देंगे। ये जिसने भी बोला है, शाबाश, ठीक है। पहले B1 के साथ आप उसको ट्रीट करोगे क्योंकि B1 की डेफिशिएंसी हुई होती है, और फिर आप जो भी है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, डेक्सट्रोज, ये वो सब कुछ करोगे, ठीक है। चलो, यस। कोर्साकोप पे होता अल्कोहलिक, है। हाँ जी। अनोन अल्कोहलिक एंड हाइपो, और बायोकेमिस्ट्री मैंने जितनी डिटेल्ड पढ़ाई है, जितने ज्यादा एमसीक्यूज बायोकेमिस्ट्री से आते थे पिछली 2-3 दफा, इस दफा तो नहीं मुझे पता, तो वो आपने लाजमी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी, और फार्मा के आई डोंट नो लेक्चर्स हैं या नहीं, लेकिन फार्मा में मेडिसिन वालों के लिए मैंने सारे यूनिट्स के जो फार्मा की हैं आपकी एंड पे, फर्स्ट एड की, पल्मो की, रेस्पो की, नेफ्रो की, वो सारी की हुई हैं, ठीक है। खुद भी देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज को बहुत ज्यादा वो टच करता है, एंटी कैंसरस ड्रग को बहुत ज्यादा टच करता है, इम्यूनोलॉजी वाले ड्रग्स को बहुत करता है। उसके अलावा ये सुक्रलफेट और ये जो है अपना सिमिटीडीन, इसको तो वो छोड़ता ही नहीं। और भी कुछ मेजर एंटीबायोटिक, मेजर ड्रग्स हैं। एंटीबायोटिक्स भी नहीं एंटीबायोटिक्स में छोड़। आपका, हाँ हाँ, उनका मोड ऑफ एक्शन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है, एजिथ्रो का। उसके अलावा आपके मतलब मेन मेन जो ड्रग्स है ना, ठीक है, पेंसिलिन जी, और जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेफ और इसके साथ आता है मिर्सा वगैरह, वो लिंजोलेट और कोट्रीमाजोल, ये वो, ठीक है। इन चीजों को लाजमी देख लो, मैकेनिज्म लाजमी करो। अच्छा जी चलो, तो हाइपोथायराइड है, उसको हॉस्पिटल में आया है, और HbA7, MCVA 110, एंडोस्कोपी पे, अब MCV देखो उसका, तो क्या है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो बच्चों इसको क्या हुआ है, पहले तो मुझे डायग्नोसिस दो। मेगालोब्लास्टिक। हाँ, मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट में क्या दोगे? B12 इंजेक्शन। B12। अब देखो ना, मेगालोब्लास्टिक में ये दोनों चीजें आ रही हैं, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? हाइपोथायराइड पेशेंट है तो उसकी वजह से उसको और भी ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है। अल्कोहलिक भी है। सर मैं अल्कोहलिक भी है। एक में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उसमें एक में नहीं होते हैं। फोलेट में नहीं होता, B12 में होता है, ठीक है। तो लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसने आपको स्नेरियो में नहीं डाला हुआ। नहीं डाला हुआ, हाँ, इसलिए। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस किस में होता है? ये मेंट्रॉन डिक्टेटर की मालिबजार फिर में होता है। सीलियक स्प्रू और इसके साथ अच्छा देखो बच्चों, जो आपका है ना ये अल्कोहल, बेसिकली की पॉइंट इसमें आपका भी अल्कोहल है, जो कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कर रहा है, और जिसकी वजह से आपके जो पेराइटल सेल्स हैं वो इफेक्ट होंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा, और B12 की एब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये B12 से रिलेटेड है, ओके, सही है बच्चों। यस मैम, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों को वो निमोनिक आते हैं, आयरन फीस्ट ब्रो, यस आयरन, मैम। फोलेट, ये क्या है बच्चों? ब्रो इज ये बाइल, है कि B12। इस एरिया में कौन सा जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहा है। आयरन जी डोडेनम में, फोलेट फोलेट जो है वो जेजुनम में, और ये बाइल सॉल्ट्स और B12 इलियम में। ठीक है, तो इधर से अगर एब्जॉर्प्शन को भी देखो तो गैस्ट्राइटिस ये आपका निकल जाता है, ठीक है।
चलो बच्चों आगे चलें। HIV पेशेंट है आपके पास, पर्पल रैश है। देखो HIV के साथ कुछ एसोसिएटेड ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके वायरसेस हैं, ठीक है। पर्पल रैश है, मीडियल सरफेस ऑफ फोरआर्म। ये मीडियल, लैटरल, एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है इनकी सरफेसेस जो आपके ना अल्लाह भला करे ये नोड्यूल्स वगैरह की। तो प्रोबेबल कॉज क्या है मुझे बताओ। HIV के साथ एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें, पहले ये बताओ। एक तो वो क्रिप्टोस्पोरेडियम वाला डायरिया है, दूसरा ठीक है। निमोसिस्टिस जेरोवेटी जो है, जेरोविसी, ठीक है। निमोसिस इसके अलावा में, कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी, न्यूपाम में कैपोसी के डॉक्टर साहब मुझे बताओ कि सार्कोमा क्या कौन सा होता है इनमें से। स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर हम्म नहीं, कैपोसी सार्कोमा का जो ये है कौन सा है आपका, मतलब एक वायरस कौन सा है। HHV8, EBV, HHV CMV, साइटोमेगलो HHV8, 8 ठीक है। हाँ जी, क्रिप्टोस्पोरेडियम है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस, ठीक है, न्यूफॉर्मिस। इसके अलावा भी है लेकिन चलो खैर। तो ये आपका बेसिकली कैपोसी सार्कोमा का टिपिकल सिनेरियो है जिसमें पर्पल कलर के मीडियल एस्पेक्ट में बर्केट HIV से लिम्फोमा का रिलेटेड है। कौन सा था मैडम? हाँ बर्केट लिम्फोमा था कौन सा था? HIV के साथ एक लिम्फोमा भी है। हम्म और HIV में मेनिंजाइटिस। और एक मैडम वो ग्रेनुलोनेफ्राइटिस है इसके साथ, HIV के साथ। HIV के साथ क्या क्या है डॉक्टर स्टार। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है एक उनके साथ, पता नहीं कौन सा है, लेकिन एक है। अच्छा ओके, वो हाँ वो बिल्कुल है एक सिनेरियो में। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं आपका इसमें HIV में। अच्छा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, EBV। चलो खैर, इसमें CD4 काउंट होगा आपका लेस देन 50। अच्छा चलो बच्चों, एग्रेसिव करेगा बी सेल लिम्फोमा, बर्केट लिम्फोमा आपके अफ्रीकन में, ठीक है। अक्सर वो अफ्रीकन की हिस्ट्री दे देता है, ठीक है। चलो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी। और जो अपना लिम्फेडिनोपैथी के साथ और मतलब ऐसे आएगा मिक्स्ड सेलुलरिटी टाइप की होगी वो। खैर लिम्फोमास डिफरेंट डिफरेंट है, छोड़ो तो बाद में देख लेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे आज आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने निकाले थे आपके वायरस, जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ मोटे मोटे से। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायर, ये आपको हर्पिस लेबियालिस लिप्स की साइड पे ना, ठीक है, आपको वाटरी पेप्यूल से बन जाते हैं। क्रेप्टो कंजक्टिवाइटिस के और ये सारी चीजों से, स्लाइवा वगैरह। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ये 1 ही समझो, लेकिन का जेनेटिक जोस्टर वायरस HHV3, ठीक है, वेरिसेला, दैट इज आपका चिकन पॉक्स जोस्टर जो एडल्ट्स में, ठीक है, शिंगल्स वगैरह। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसकी, ट्राइजेमिनल, एक तो ट्राइजेमिनल होती है, दूसरी क्या होती है बच्चों, चेस्ट पे थोरेसिक वन साइडेड, वो भी बहुत पेनफुल होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी। सेंसरी हाँ जी, गाबापेंटिन, गाबापेंटिन, ठीक है, वो हो गया। प्रेगाब्लिन और देते हैं, वीर वगैरह नहीं देते हो। एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोविर देते हैं, एंटीबायोटिक हाँ साथ जी देते हैं, ठीक पेन है। किलर देते अच्छा हैं, सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट। हाँ जी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल है इसलिए गाबापेंटिन वगैरह देते हो साथ में। अच्छा, फिर है एप्स्टीन बार वायरस जो EBV हमने किया, दैट इज 4, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसमें डायग्नोसिस इज मोनोस्पॉट इज ग्रेटर देन हेट्रोफाइल शीप एंटीबॉडीज। और लिम्फोमा इन एड्स करेगा, अभी हमने बता दिया डिफ्यूज टाइप का। उसके अलावा अफ्रीकन में हमने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा जो अपना जो मिक्स सेलुलैरिटी था उसका भी मैंने बताया। तो खैर ये सारी चीजें एक जगह लिख लो इसी टेबल पे, एंड पे सिर्फ टेबल देखना। अच्छा बच्चों, ये एक कहानी है आपके पास एप्स्टीन बार की, कि ये बार के अंदर है, ये देख रहे हो, ये नोज को ये नेजल कार्सिनोमा करता है, ठीक है। ये हेयरी टंग ल्यूकीमियाज, ये वाला बाबा, ठीक है। ऑर्फन एनी ऑयल जो भी आई आई साइन किसिंग से जा रहा है, ठीक है। ये सारे बेसिकली ना, ये हेट्रोफाइल शीप एंटीबॉडी। तो बेसिकली
ये सारी कहानी थी इसकी, ठीक है। किसिंग डिजीज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और सर ये क्या है, टेंडर लिम्फेडिनोपैथी पोस्टीरियर सर्वाइकल। इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। हेल्पर T8 बाइंड करेगा CD21, ये पिक्चर में 21 भी इसीलिए लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है CD21। इसके अलावा आउल पिक्चर वही बात होगी कि ये आपके पास बी सेल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा और मिक्स सेलुलैरिटी में क्या हो जाएगा, बी सेल, ठीक है। अफ्रीका वाली बात भी बता दी इसके T814 814 14 अगस्त वाला दिन, ठीक है। चलो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का एब्सीन बात। तो ये बर्केट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, मिक्स सेलुलैरिटी टाइप और हेरी टंग और नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अच्छा, नेसोफेरेंजियल ये कर रहा है, तो अपना मुझे बताओ दूसरे क्या थे, लंग और एक और था ओरो। जी बच्चों, एक एप्सिन वायरस है, एक साइटोमेगालो था और एक कौन सा था, याद है किसी को? HPV 16 इस तरह से था कि 16 वाला है। नहीं नहीं बच्चों, साइटोमेगालो वायरस और एक कुछ था। मैं क्या कह रहे हो बच्चों? CMV तो पोस्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, लंग ट्रांसप्लांट के बाद साइटोमेगालो CMV का वायरस, मतलब इन्फेक्शन। हाँ जी 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 एक जी जी। HPV था मैम। HPV ह्यूमन पेपिलोमा, तो अब याद है ह्यूमन HPV पेपिलोमा HPV वायरस शायद। 6 था या इस तरह से था। HPV ओरल ओरल है और EBV ने 16 18 वो कर रहा था, सर्वाइकल कर रहा था और इसके साथ 6 था या इस तरह से वो ये ओरोपेरेंशियल कर रहा था। लंग फिर CMV होगा, यस मैम। इसको कंफर्म कर लो एक दफा, ये MCQ आते हैं, ठीक है। HPV में सीक्वेंस है मैं फिर मैं देखूंगा। ओके, कल बताना भी है, बता कहते हो और भूल जाते हो फिर आप लोग, फिर वो बात उधर ही रह जाती है और फिर जब पेपर में आते हैं तो कहते हो क्यों नहीं किया, ठीक है बच्चों। अच्छा एक मिनट में ना, CMV causes lung fever, let me check and confirm. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट HIV एड्स वगैरह में CMV ऑल्जाइमर इंक्लूजन होंगे, हेयरिंग लॉस, माइक्रोसेफेली और निमोनिया वगैरह करता है। इसमें एज सच EBV आपके पास नोज के साथ है, HPV इज रियली इन लंग, लेकिन CMV वो कह रहे हैं लंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है। फिर ये मुझे भूला होगा, ये कोई और वायरस है भाई। चलो इसको कल कंफर्म करके बताओ बच्चों आप लोग, मैं भी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मैं बाद में देख के बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये भी मैंने करा दिया। अच्छा फिर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है आपके पास, उसको एब्डोमिनल पेन है, फ्लैट वाइट थ्रेड लाइक वॉर्म्स है, नोटिस्ड इन फीसेस, तो ट्रीटमेंट क्या दोगे बच्चों? एस्केरिस वगैरह, राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म जो भी है इसके लिए, एल्बेंडाजोल या मेबिंडाजोल, ठीक है। तो मुझे बताओ ये प्राजिक्विटल और निक्लोसामाइड ये किस लिए, टेप वॉर्म, ठीक है। इसमें सीक्वेंस क्या है, बात पे राजी हो नहीं तो निकलो, ये वाला, ठीक है। इसको आपने प्रेफर करना है इसके ऊपर। चलो बच्चों आगे, आगे है आपके पास HIV पॉजिटिव पेशेंट है, रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस यूजुअली प्रेजेंट्स एज, तो बताओ किस तरह करेगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई जोन से, वो HIV पेशेंट में प्रेजेंटेशन क्या होगी उसकी, क्या करेगा, इनकेफेलाइटिस। एक और है आपके पास वो मीजल्स और वो, हाँ जी मीजल वाला वो है, सबस्क्लेरोसिस वाला है, SSP। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस कराएगा वो मीजल वाला। मीजल वाला, ठीक है। क्रॉनिक ये ना मेनिंजाइटिस का टेबल देख लेना, उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो खैर HIV पेशेंट में टॉक्सोप्लाज्म एनकेफेलाइटिस कराएगा। अच्छा मुझे बताओ साइटोमेगालो वायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इनमें से इंट्रावेंट्रिकुलर और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन कौन करता है?
ये भी एमसीक्यू है। पेरीवेंट्रिकुलर शायद आप सीएम भी है। अच्छा जी, मैं बताती हूँ इसका। पेरीवेंट्रिकुलर टॉक्सिपा कह रही है। हाँ जी। हाँ जी, पीसी होटल से याद रख लो, पेरीवेंट्रिकुलर इज सीएमवी, ठीक है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस दैट इज इंट्रावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इसके साथ कैट्स वगैरह की हिस्ट्री आती है, और साथ में आपके पास जो टॉर्च आप प्रोफाइल कराते हो उसमें है, ठीक है। पेशेंट है आपके पास, वीकनेस है लोअर लिम्ब की, फॉलोइंग अ रीसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ही इज अनेबल टू सेंस पिन prick up to T5 level and no oligoclonal bands are found on CSF analysis. What is the most likely diagnosis? ये मुझे कोई बताए जिसकी न्यूरो बहुत अच्छी है बच्चों। A patient presents ये with मैम weakness in lower limb पोलियो है following। मैम, हाँ जी, ये पोलियो है मैम, पोलियो मारा कैसे? अच्छा अब मुझे बताओ डॉक्टर इसरार, जीबी को कैसे करोगे, इसमें रूल आउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कैसे करोगे? उसने स्नेरियो के अंदर क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन एक बार रीड करो। A patient presents with weakness in the lower limb following a recent respiratory infection. He is unable to sense pinprick up to T5 level. No oligoclonal bands are found in CSF analysis. तो likely diagnosis is transverse myelitis, GB syndrome, stroke, multiple sclerosis. Multiple sclerosis को उसने rule out किया कि नहीं किया? किया हुआ है, मैम उसने ओलिगोक्लोनल बैंड्स होते हैं मल्टीपल बिल्कुल स्क्लेरोसिस। रिलीज किया है, रिलीज इसके किया अलावा है। जीबीएस में मोटर सिम्टम्स होते हैं, ये सेंसरी नहीं होते जहाँ तक मुझे याद ठीक है। है। और स्ट्रोक में फिर और एक असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी पैटर्न होता है ना डॉक्टर साहब? जी। खैर वो भी वैसे इसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वो भी डिफरेंशिएट करता है जीबीओ को, पोलियो वगैरह को, ठीक है। चलो 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको कंप्लेंट है रस्टी स्पूटम। पहले मुझे इधर ही बताओ कि रस्टी स्पूटम किस में होता है? स्ट्रेप नीमो में। यस। हाँ जी, हाँ ओल्ड एज में भी ज्यादातर ये कॉमन है, ठीक है। लोबार नमूनिया, कौन कौन सी नमूनिया होती है वैसे? और उसमें फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी उसने मेंशन किए होते हैं। लोबार जो हम वन लंग को इफेक्ट करेगा, और मोस्ट कॉमनली उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रेप आपका कौन से नमूनी, ठीक है। दूसरा होता है ब्रोंको नमूनी, ठीक है, जो कि आपके पास लोब्यूल को करता है, इट्स नॉट लोबार, ठीक है। और इसमें पैची पैची होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास स्ट्रेफ ऑरियस, एच इन्फ्लुएंजा, और फिर क्लेब्सिएला वगैरह। क्लेब्सिएला का किस तरह का होता है आपका, अल्लाह भला करे, स्पूटम करंट करंट जेल। जेली, ठीक है। क्वाइट हाँ जी, करंट। करंट जेली। इसके बाद एटिपिकल होते हैं लिजिनाला, ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिजिनाला अक्सर पूछा होता है उसने, माइकोप्लाज्मा पूछा था। माइकोप्लाज्मा का एक स्पेसिफिक फीचर तो बताओ सेल वॉल नहीं है ऑर्गेनिज्म का। उसकी। सेल शाबाश। वॉल वालिन नहीं। और नमूनिया। और दूसरा यूरियोप्लाज्मा ऐसे करके कोई नाम है, ठीक है। चलें जी, आगे हम चलते हैं। इसके बाद वैसे नेक्रोटाइजिंग भी है, स्टेफ ऑरियस और एनारोब से, और एस्पायरेशनल है एनारोब्स, ठीक है। खैर मेन ये तीन थे, लोबार, लोब्यूलर और ब्रोंको जोन से आपका, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे चलो, तो पेशेंट है आपके पास, फीवर है, कंजेस्टेड टॉन्सिल्स हैं। A diagnosis of acute tonsillitis is made. Which of following is mediator response? देखो जब भी सिस्टेमिक है ना, तो सिस्टेमिक में आपके पास क्या आएगा? दैट इज इंटरल्यूकिन 1 एंड टीएनएफ। मुझे बताओ बच्चों ये टेबल कहाँ पे बना हुआ है? इम्यूनोलॉजी में। मैं चाह किसमें? इम्यूनोलॉजी में है। इम्यूनोलॉजी में। यस मैम, फर्स्ट एड की इम्यूनो में है। स्टेट की इम्यूनो में होगा तो उधर भी होगा ना, लाजमी रफ़ी में भी होगा, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये टेबल दिखाना चाहती हूँ। उसमें मैम मेरे ख्याल पैथो में है शायद। पैथो में है?
भाई कोई एक बोलो ना। कोई बुक खोल के देखो किधर है ये टेबल, मैं फिर बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा बच्चों ये स्क्रीनशॉट करना जरा ये बॉडीज का ना, मैलरी बॉडीज, हाउलॉल बॉडीज, हाइंस बॉडीज, एशकॉफ बॉडीज, एस्टीरियोइड बॉडी, स्क्रीनशॉट करिए। चलो ऑन्कोलॉजी, अच्छा बच्चों बताओ किधर है पेज। मैम इम्यूनोलॉजी में कह रहे हो? इम्यूनो में देखे ना मैम, हाँ जी, इस ओके नीचे। निकालिए मैंने। अच्छा बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल, ठीक है, ये मैंने सारी आपको एक्सप्लेन की हुई है उधर रिकॉर्डेड में। अच्छा चलो इम्यूनो में मुझे बताओ किधर है टेबल, रोकना भाई अगर मुझे नजर ना आया तो। CD3 भी और वो सारी चीजें। ये ठीक है, नहीं सारी वाली नहीं है। इम्यूनो तो खत्म हो गई। चलो भाई नहीं खुल। अच्छा ये टेबल मैं बाद में पिक्चर शेयर करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम पे ऑप्शनाइजेशन कौन कर रहा है, फीवर में कौन सा हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें वो पूछते थे और अभी भी पूछते हैं इवन ऑप्शनाइजेशन और साथ में अपना ट्रांसमाइग्रेशन में, ठीक है, पी कैम वगैरह ये सारी चीजें। ओके इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, तो इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन आ गया। वैसे तो ये आपके पास हॉट पॉट और पता नहीं चीजें, ठीक है, टी बोन ये अच्छे मैंने निमोनिक्स, लेकिन मैं आपको मेजर मेजर चीजें उठा के दे रही हूँ, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 अक्सर वो आपको देते हैं एक्यूट फेस प्रोटीन वगैरह के साथ, और इंटरल्यूकिन 8 न्यूट्रोफिल्स कीमोटेक्सिस के साथ। इंटरल्यूकिन 6 ना बाज़ दफ़ा वो कोरियोमनिनाइटिस वगैरह के साथ भी देता है, ठीक है। टीएनएफ एक्चुअली जिस तरह उसने इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ का दिया ना कि सिस्टेमिक जोन सा उसके साथ आएगा, तो ये ठीक है मीडिएट फीवर। फिर उसके बाद प्रेफरेंस में आपके पास इंटरल्यूकिन 6 आते हैं, पहले इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ और फिर इंटरल्यूकिन 6। अच्छा इंटरल्यूकिन 12 वो जो आपके पास ये टीबी शीबी और ग्रैनुलोमा वगैरह ना उसके साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 एस नहीं, इंटरफेरॉन गामा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेचुरल किलर और टी सेल्स वगैरह के साथ इंटरल्यूकिन 12 के साथ, ठीक है। इंटरल्यूकिन 4 एस नहीं, 5 5 आते हैं जो आपके पास अपना ये एओसिनोफिल्स और इसके साथ है। मैंने यूँ याद रखा कि 5 टाइप्स है ना आपके पास, टीएलसी डीएलसी में जाओ तो न्यूट्रोफिल एओसिनोफिल इस तरह से, तो वो 5 होते हैं तो उससे, ठीक है, तो ये एओसिनोफिल्स वगैरह के साथ। और 10 एमएनसी क्लास 1 और 2 के साथ है। 10 वाला मैंने नहीं किधर देखा, मैंने जो ज़्यादा देखे हैं वो इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12, टीएनएफ 2 और नीचे इंटरफेरॉन गामा और 5, ठीक है। चलो अभी तो C3B और LTB वगैरह नहीं है, ये भी देख लेना अपना पैथो में। अच्छा पेशेंट है आपके पास इमरजेंसी में आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रिसीव मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखो जब भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली अकर। हाँ जी बच्चों, एक होता है वो कहता है कि आपका फ्रीज हुआ हुआ है जी, फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हेमोलिसिस की वजह से क्या लिबरेट होते हैं, पोटेशियम, ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपके ब्लड बैग के अंदर होता है हाइपो हाइपर कैलेमिया।
हाँ उसमें 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 इस सिनेरियो में क्या है, जब आप ज्यादा ट्रांसफ्यूज करोगे मैसिव अमाउंट में, तो उसके अंदर सिट्रेट होता है जो कि चिलेटर है किसका, आयनाइज्ड कैल्शियम का, तो वो रिमूव कर देगा उसको, उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपकी हाइपोकैल्सियम। हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी एक और एमसीक्यू आता है, उसमें वो पता है पूछते हैं हाइपोकैल्सीमिया मैसिव ट्रांसफ्यूजन और ये और वो। ठीक है, हाँ जी। तो एक मेरे पास पुरानी चैट में अगर पड़ा हुआ है तो मैं इधर ही बता देती हूँ, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी एमसीक्यूज है। किसी को याद है बच्चों? ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज्यादा करने की वजह से आयरन स्टर्न ओवरलोड हो जाएगा, उसका चिलेटर के डिस्फोरेक्सामिन। शाबाश रेस्पिराग्जामाइन। शाबाश। अच्छा यार इधर नहीं आ रहा दूसरा वो स्टर्न आपका, एक्सरसाइज के साथ आते हैं फाइबर के लिए। हाँ जी, बर्न के साथ आता है, डिहाइड्रेशन के साथ आता है। ठीक है, अच्छा बच्चों इधर नहीं आ रहा अभी फिल वक्त, बाद में देखते हैं। चलो आगे आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन सीरम, अभी आपने बता दिया स्टर्नस एक्सरसाइज, इसके साथ आपका बर्न के साथ भी आता है, डिहाइड्रेशन वगैरह के साथ। ड्रग कौन करता है मुझे बताओ, हाइपरक्लीमिया? ACE inhibitors और ARB। स्पाइरोनोलेक्टोन। शाबाश स्पाइरोनोलेक्टोन। शाबाश, स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, और एस वो अपना इनहिबिटर भी लूप करते कराते हैं। हैं, एस इनहिबिटर। सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लूप भी पासफा करता है। ठीक है, और थायाजाइड के लूप साथ भी जो आता है कराते ना हैं और थायाजाइड, एस भी कराते हैं। हाँ जी, थायाजाइड कम करते हैं, पोटेशियम कम करते हैं, ग्लूकोज। एल से क्या था बच्चों, लिपिड, लिपिड क्या था एल से? लिपिड्स। अच्छा यू से यूरिक और सी से कैल्शियम, इन सबको ज्यादा करता है। ठीक है, और कैल्शियम का ऑपोजिट ये लूप है, ये हाइपोकैल्सीमिया करता है। ठीक है, अच्छा, एक मैन है सस्टेन हेड इंजरी है, सब्सिक्वेंटली अंडरवेंट ब्रेन सर्जरी होगी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट विच लीथल कॉम्प्लिकेशन। हाँ जी बच्चों बताओ, एयर एम्बोलिज्म। पल्मोनरी, हाँ, एयर एम्बोलिज्म, क्यों डॉक्टर साहब? अब देखो उसने खुद ही एज्यूम किया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, तो उसका जो उनसे ना पोजीशन इस तरह से पोजीशनिंग हुई है कि उसमें एयर जाने के चांसेस हैं वेन के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह एक सिनेरियो होता है, लेबर पेन में पेशेंट है, ठीक है, उसको एमनाटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एयर एम्बोलिज्म के साथ एसोसिएशन कर देता है। वो किस तरह कि जी वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू चली जाएगी एयर, और वो फिर करेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एयर एम्बोलिज्म। एयर फैट आएगा जब भी एम्बोलिज्म में ट्रॉमा वो होगा, डाइवर के साथ भी आता है ना, नाइट्रोजन बबल वाला। वो जो नहीं, वो जो तिराक होता है ना, जो डाइवर है। हाँ तो उसमें नाइट्रोजन बबल के साथ देता है ना, 100 ml एयर। ठीक है, ये तो आईयू वाला है, और दूसरा जो मेरे एक हेड ओलंपिक्स। इंजरी के साथ भी आता है कि हेड इंजरी है और उसके बाद उसका जो है कोई सर्जरी है, तो उसमें भी एयर एम्बोलिज्म का होता है। सर्जरी के बाद कह रहे हो? अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बल्कि एक काम भी कहना था, ये जो एक्टिवली क्लास ले सर्जरी रहे हैं के ना, बाद जो आता है ना, वो पल्मोनरी है। नहीं लेकिन उसमें डेथ हो जाती है ना, सडन डेथ है, और वो कहता है कि जी थर्ड डे पेशाब पेन, ये वो इस तरह उसका साइलेंट साइलेंट बल्कि साइलेंट किलर है वो। अच्छा मैं आप लोगों को कह रही थी, ये जो आप लोग अभी इसके सीरीज कर रहे हो ना मेरे साथ, इसमें आप लोग असाइन कर लो अपने अपने टॉपिक्स, मैं इसके बाद बताऊंगी। सीएनएस के कोई कर ले, न्यूरो अपना रेस्पो के कोई कर ले, दो दो तीन तीन यूनिट्स ना, आप लोग वो इकट्ठे करो, कंपाइल करो, फिर वो फाइल्स बन जाएंगी, एंड पे बहुत ईजी हो जाएगा सिस्टम वाइज। ठीक है, डबल ए से ज्यादा देखना बेहतर हो जाएगा आपको ये वाली सीरीज। अच्छा है, फैट एम्बोलिज्म 12 वॉर में सिम्टम आ जाते हैं लॉन्ग बोन इंजरी से। ठीक है, और बाकी तो चलो हमने कर लिया।
पेशेंट है उसको आरटीए हुआ, नाउ प्रेजेंट विद कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पिन प्रिक सेंसेशन फ्रॉम T9 डाउन एंड इप्सिलेटरल लॉस ऑफ इप्सिलेटरल, सेम साइड जब बताएगा ना 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन T8 डाउन, ठीक है, जहां पे इंजरी है उस पॉइंट से नीचे तक, और इप्सिलेटरल, ठीक है, और कॉन्ट्रालैटरल जो जाता है वो क्या जाता है आपका, अल्लाह भला करे, अपना वो जो था कॉर्टिकोस्पाइनल। हाँ जी बच्चों, ये किसका सिनेरियो था? ब्राउन सीक्वार्ड का। हाँ जी, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। तो कोई अपना एक्सप्लेन करना चाहेगा ब्राउन सीक्वेट में एट लेवल, बिलो लेवल और कॉन्ट्रालेटरल क्या क्या होता है? जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसवर्स माइलाइटस जितना उसने किया, और ये वाला, ठीक है, और एक करता है वो, मुझे अभी स्पाइनल रूट कुछ था आंसर। बिलो द अच्छा लेवल, बताएं। बिलो द लेवल इप्सिलेटरल लॉस होता है डॉर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स का, सेंसेशंस का, और कॉन्ट्रालैटरल लॉस होता है पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन का। ओके, पेन और टेम्परेचर, टांग मारी और टेम्परेचर से पारा हाई हुआ, तो ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, ठीक है, ओके। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आपका जो सा है वो डॉर्सल कॉलम और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये 3 ट्रैक याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है ब्राउन सीक्वेट में निमोनिक, यार किधर चला गया बदतमीज, इप्सिलैटरल, इप्सिलैटरल डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है, जिसमें फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिलो, इप्सिलैटरल बिलो, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जिसे पैरामिडल एक्स्ट्रा पैरामिडल होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया मोटर, ये सेंसरी है, ये मोटर है। तो इधर इप्सिलैटरल आपके पास क्या हो जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस, दैट इज बिलो, ये भी बिलो। अच्छा, इसके बाद है आपके पास कॉन्ट्रालैटरल, क्या आएगा, स्पाइनोथैलेमिक, जिसमें आपके पास क्या है, जो डॉक्टर बनेगा पेन टेम्परेचर, ठीक है, 1 या 2 लेवल बिलो हो जाएगा। तो ये सारा आपके पास है, ओके, चलें। अच्छा ब्लेडर के साथ अभी क्या होगा? मैं स्पास्टिक हो गया हूँ। किसके साथ? यूरिनरी ब्लेडर के साथ। उसमें ना डॉक्टर इसरार, आपके पास ना निमोनिक है USA आओ, ठीक है, उसमें ना आपके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है, एट लेवल और बिलो लेवल यूं होता है, ठीक है। तो अभी मुझे ये भूल गया कि एट लेवल कौन सा था और बिलो लेवल कौन सा था। ऑटोनोमिक, स्पास्टिक, और यू से क्या था? ओवर एक्टिव। नहीं नहीं, ओवर एक्टिव तो ये है ओ, ऑटो ऑटोमेटिक, स्पास्टिक, और यू से क्या था, यूरो, एक अर्जेंट सेकंड, कॉन्टिन्यू। नहीं डॉक्टर ये नहीं था, ब्लैडर इंजरी, सिंपैथेटिक, मैं बताती हूँ, USA ऑटोनोमिक, स्पास्टिक, एक जो होते 2-3 सवाल आ जाते हैं ना, इसी वजह से ना। ए प्लास्टिक, न्यूरोजेनिक, तो ये स्पास्टिक और उसका कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, ऑटोमेटिक इज अबव स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक जो है ना, अबव है, ये वाला अबव और एट, ठीक है, ये अबव है, ये वाला अबव और एट, ठीक है।
और बिलो का जो सा ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। तो अब इधर ओवर एक्टिव है, ए टॉनिक है, और इधर का ए और यू ये दोनों मुझे भूल गए, तो ये बाद में देख लेना, ठीक है। तो एट और अबव आएगा तो स्पास्टिक जो आपके पास है, और आपके पास ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आप आओगे यूएसए, ठीक है। और इधर ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस, एटॉनिक और ओवर एक्टिव, यू मुझे भूल गया, तो ये देख लेना। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर की डेफिनेशन क्या है, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, एटॉनिक स्पास्टिक का या किसका? जी बच्चों, एटोनिक का। एटॉनिक और स्पास्टिक। स्पास्टिक ब्लेडर। चलो, एटॉनिक एंड स्पास्टिक, ठीक है, दोनों का होगा। चलें बच्चों आगे चलें, हमारे पास है आफ्टर, अच्छा ये हमने कंप्लीट ही नहीं किया। पेशेंट है सस्टेन आरटीएस को नाउ प्रेजेंट्स विद कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पिन प्रिक sensation from T9 down and ipsilateral loss of 2-point discrimination and proprioception T8 down. Where is most likely site of lesion? हाँ जी बच्चों बताओ कहाँ पे? T9 पे है ना। T9 पे वो कह रहा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। अच्छा चलो, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट लेवल ऑफ T11, ये क्यों नहीं है यहाँ T12 बताओ? क्योंकि इंजरी तो उससे अबव लेवल से स्टार्ट हो गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहबा, कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट लेवल कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि एक साइड का होगा, ये अक्सर ब्राउन सिक्वेट की देखो ना पिक्चर, तो वो यूनिलैटरल और वो ऑपोजिट साइड को, इसलिए कॉन्ट्रालैटरल। और कंप्लीट होगा तो फिर वो तो दोनों साइड का, मतलब इप्सिलैटरल आपका दोनों साइड का DCML, और ऑपोजिट साइड के वो तो फिर सारा का सारा ही उड़ गया, ठीक है। व्हाट इज कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम? इसमें कंप्रेस हो जाते हैं जो नर्व्स हैं ऑन द Sacral बेस ऑफ द nerves. बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताओ हाँ, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो रही है? L1 किधर होती है बच्चों? Adult पे या वो चिल्ड्रन में? ये किसकी आवाज है? अच्छा, एडल्ट में L1 का लोअर बॉर्डर, L2 का अपर बॉर्डर, चिल्ड्रन में 2 का लोअर बॉर्डर, 3 का अपर बॉर्डर। अच्छा, ये जो सा इधर होता है फाइलम टर्मिनल, ठीक है, जहाँ पे एंड पॉइंट है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। अब जो आप कॉर्डा इक्वाइना कह रहे हो ना, वो आपके L2 से S5 तक होगा, L2 से S5, ठीक है, नर्व रूट की कॉम्प्रेशन। चलो बच्चों बस यही था। अच्छा, आफ्टर इंजरी टू ब्रोंकियोल्स विच सेल्स, अब देखो बच्चों ब्रोंकियोल्स, इसमें आपके पास होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्मिनल, ठीक है। तो टर्शियरी तक क्या है और टर्मिनल तक क्या है, पहले मुझे ये बताओ। रेस्पिरेटरी जोन है और कंडक्टिंग जोन है। ठीक है, कहाँ तक? टर्शरी तक, टर्मिनल जो है। टर्शियरी तक क्या है डॉक्टर इसरार? मैडम एक रेस्पिरेटरी जोन है और एक कंडक्टिंग जोन है ना, एक तो तो होगी लेकिन ये ये तो टर्शरी तक है, तो ये रीडिवाइड होके इन तक जाता है। हम्म, अच्छा चलो, कंडक्टिंग जोन नोज से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक, फिर उसके बाद एंड पे टर्मिनल आते हैं। टर्मिनल पे कौन से सेल्स होते हैं आपके पास? फिर टर्मिनल के बाद आपके पास ना आगे आता है एल्विलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, ये वो रेस्पिरेटरी जोन होती है, ठीक है। टर्मिनल से फॉरवर्ड आ जाओगे तो, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, अभी टर्मिनल और टर्शरी का जरा थोड़ा हो रहा है मुझे। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी फर्स्ट एड, वो पिक्चर है बच्चों उसमें, उसमें जरा देखो
तो उतनी देर में आगे चलती हूँ। अच्छा, तो वो कहते हैं कि ब्रोंक्यूल्स है प्रोजेनेटर सेल्स। तो प्रोजेनेटर सेल जो कि आपका एयरवे एपिथेलियम, तो दैट इज बेसिकली एक क्लारा सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके पास गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स ऊपर ऊपर होते हैं और बाद में जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं टर्मिनल वाले, वहाँ पे ये चले जाते हैं, गॉबलेट सेल शिफ्ट कर जाते हैं क्लारा सेल्स पे, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में गॉबलेट सेल्स है और टर्मिनल में क्लारा सेल्स है। ओके, अभी ना इसमें मैं अभी आप लोगों को एक पिक्चर भेजती हूँ, 1 मिनट है ग्रुप में, ये वाली बच्चों 1 सेकंड है, ग्रुप में एक पिक्चर भेज रही हूँ। ओके, किसी और ग्रुप में भेज दिया मैंने गलती से। ये देखो, चेक किया ब्रोंकाई, अब यहाँ से एपिथेलियम, ये पिक्चर्स मैं इसलिए कहती हूँ आप लोग याद रखा करो। इधर गॉबलेट सेल्स है, साथ में सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये देखो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ मसल्स भी हैं, कार्टिलेज भी है। तो वो अक्सर पूछता है कि जो कार्टिलेज है वो कहाँ पे, जहाँ पे ये कैरिना है, ठीक है, डिवाइड होती है, ये वाला लेवल। अब कैरिना कौन सा लेवल है, T4 पे बाइफरकेट करता है, तो T4 T5 पे होता है आपका, ठीक है। अच्छा, तो ब्रोंक्यूल्स आगे आपके पास जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड होंगे, तो वहाँ पे क्या है आपके पास, ये सिलिएटेड सेल्स हैं मगर सिंपल है। पहले स्यूडोस्ट्रेटिफाइड थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सिंपल क्यूबॉइडल हो गए, सिलिएटेड सॉरी कलमनर हो गए। आगे आपके पास यहाँ पे थे आपके पास गॉबलेट सेल्स जो कि कन्वर्ट हुए टर्मिनल में टू क्लारा सेल्स, ठीक है। क्लारा सेल्स हो गए और यहाँ पे सेल आपके पास है क्यूबॉइडल सिलिएटेड, ठीक है, एपिथेलियम। इसके यहाँ तक थी आपके पास, अल्लाह भला करे, वो कौन सी जोन, कंडक्टिंग। और नीचे आ गई रेस्पिरेटरी, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर सैक, डक्ट और वो आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्लैट एपिथेलियम होगी, टाइप 1 निमोसाइट, टाइप 2। अब वो अक्सर ये पूछता है टाइप 1 का पड़ा है, टाइप 2 किधर पड़ा है, कितनी परसेंटेज है और कितनी डिवीजन्स होंगी, ये भी पूछता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स। अब मुझे वो याद नहीं, 28 या ऐसे करके कुछ फिगर थी, किसी को याद है? फिर वो बताता है कंडक्टिंग में इतनी है और रेस्पिरेटरी में इतनी है। नो मैम, याद नहीं है। बच्चों ये तो इम्पोर्टेंट है। चलो मैं देखती हूँ। रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन की डिवीजन्स, टोटल डिवीजन है बच्चों इसकी 26 से मैं कुछ याद इस तरह से 26 से फिगर था। 26 28 लग रहा है। 16 है आपके पास जनरेशंस कंडक्टिंग जोन में 16, ठीक है। 23 है डॉक्टर जाकिर, आप कह रहे हो ना? हाँ, 16 ऊपर है, बाकी 23 माइनस कर लो तो वो रेस्पिरेटरी जोन में, ठीक है। ये मैं पिक्चर भेज रही हूँ, ये देख लेना, चैट जीपीटी से देखिए, जल्दी जल्दी देख लो आप लोग। मैम चैट जीपीटी का रेफरेंस सही है? क्या? हाँ चैट बिल्कुल सही जीपीटी होता का है, क्योंकि ये मैंने ना, देखो अभी आप 23 और मैं 26 और 28 में कंफ्यूज थी। ये मैंने जितनी दफ़ा भी सर्च किया है, आप ये लिखा करो ना अकॉर्डिंग टू एफसीपीएस, वो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट देता है। अच्छा चलो, 0 से 16 ये देखो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो कि कंडक्टिंग जोन है, और फिर रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। ये है आपके पास 16 से ऑनवर्ड 17 18 19 20 और 3, तो 7 4 5 6 7 7 यहाँ पे है, ठीक है, आपके पास रेस्पिरेटरी जोन। चलो बच्चों आगे, तो क्लारा सेल्स हो गए, आगे चलो।
फिर मुझे कहते हो पेपर स्लो हो रहा है, इतनी तो एक्सप्लेनेशन है अंदर। 2 year old प्रेजेंट विद एन अनडिसेंडेड टेस्टिस है, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस किस वजह से होता है? गबर्नेकुलम का मतलब गबर्नेकुलम जो है वो आपको एब्डोमिनल से स्क्रोटल रीजन में टेस्टिस को लेकर आता है। गबर्नेकुलम का जो रेमिनेंट है दैट इज, हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ, अच्छा चलो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट विच स्ट्रक्चर प्राइमरीली गाइड द टेस्टिस, तो अभी वो गाइडेंस का पूछ रहा है कि जो लेके जाएगा एब्डोमिनल टू स्क्रोटल रीजन दैट इज गबर्नेकुलम, ठीक है। और इसका रेमिनेंट क्या है बच्चों? रेमिनेंट ऑफ गबर्नेकुलम इज स्क्रोटल लिगामेंट शायद। हाँ स्क्रोटल लिगामेंट है, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा कंफर्म नहीं था, तो मेल में गबर्नेकुलम का रेमिनेंट इज स्क्रोटल लिगामेंट और फीमेल में अपर और लोअर, तो ऊपर ओवरीज होती है, नीचे यूट्रस होती है, तो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का अक्सर वो देते हैं कि इसका इंट्रा और एक्स्ट्रा जो है एक्सटेंशंस होती हैं एब्डोमिनल या पेल्विक जो भी कहता है, ठीक है। ऊपर से कार्सिनोमा को भी ये ले जाता है, मतलब स्प्रेड करता है। तीसरा वो कहता है कि जो आपके लेबियाज और ये इसके साथ जो रिलेशन है वो भी इसकी वजह से है, तो ये राउंड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो, बॉय है और ये जो प्रोसेसिस वेजिनैलिस है ना, ये जो पेरिटोनियल फोल्ड आता है उसका आता है, ठीक है। प्रोसेसिस वेजिनैलिस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसका, ये रेमिनेंट किसका है? प्रोसेसिस वेजिनैलिस जोन से है, पेरिटोनियम की कवरिंग जाती है जो उसके अंदर स्क्रोटम के अंदर, ये ऑब्लिटरेट करती है और ये बनाती है आपके पास प्रोसेसिस वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस का ये, ठीक है। चलो बच्चों, आगे आपके पास ये सारी पढ़ लेना, बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वो। पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, ईईजी होगी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। द रिकॉर्डिंग शोज 4 to 7 हर्ट्ज वेव पर साइकिल। तो बच्चों इसके लिए तो आपको ये रट्टा लगाना है कि डेल्टा में लेस देन 4 है, D4 ठीक है, 4 डायरेक्शन 4 डायमेंशन थीटा, ठीक है। T लुक्स लाइक 7, तो 4 to 7, ठीक है। अल्फा 8 to 13 और बीटा मोर देन 13, जिसको याद रहे, जिस तरह याद रहे ये खुद ही रटो और करो इसको, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। पेशेंट है, इसमें पेशेंट है प्रेजेंट्स आफ्टर a road traffic accident with head injury, which of the following is most likely electrolyte or metabolic abnormality associated with raised ICP? हाँ जी बच्चों, हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करना। हेड इंजरी होती है ना, ट्रॉमा, कोई भी हेड इंजरी, इवन कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ब्रेन में जो है वो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, बिकॉज वो SIADH बेसिकली, SIADH जो है वो रिलीज होने लग जाता है ज्यादा। ओके मतलब ओके ठीक है। ADH, हाँ जी। हाँ, जी और जी ADH जो है वो वाटर की रिटेंशन करता है, जब वाटर रिटेन होगा तो सोडियम मतलब कम होगा। बिल्कुल डाइल्यूशनल इफेक्ट से फिर सोडियम कम हो जी जाएगा, ठीक है। जी बेसिकली सोडियम उतना ही है मगर वाटर ज्यादा होने की वजह से डाइल्यूशनल इफेक्ट से वो हाइपोनेट्रीमिया हो गया, ठीक है। शाबाश, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ADH का वैसे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, और नेफ्रोजेनिक। इसके बाद ADH का क्या वो इफेक्ट है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है उसके बाद क्या होगा, वो जो आपका बॉडी फ्लूइड है उसको फिर प्रिजर्व करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न है, मैस एट बेस ऑफ स्पाइन, ठीक है। अच्छा बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास स्पाइन पे अगर वो हेयर टफ्ट ऑफ हेयर दैट इज, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, अगर टफ्ट ऑफ हेयर शाबाश, है। ठीक है। और अगर मेनिंजेस, ओके, अगर सिर्फ मेनिंजेस एक्सपोज्ड हैं तो, मेनिंगोसील, ठीक है। और अगर टिश्यू भी एक्सपोज्ड है तो, मेनिंजो माइलोसील।
माइलोसील, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें अब पेशेंट कहते हैं, और ये सारा बेसिकली क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, क्रेनियल या कॉर्डल, किसका डिफेक्ट है? कॉर्डल। ठीक है। और कॉर्डल, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? मदर को क्या एडवाइस करना होता है? फोलिक फोलेट, एसिड ज़्यादा लें। अच्छा, इनमें से कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है? जो ओकल्टा वाला है। शाबाश। अच्छा, न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद mass at the base of spine which is diagnosed as sacrococcygeal teratoma। ठीक है, तो टेराटोमा बेसिकली बच्चों क्या आता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यू सारा होता है, तमाम लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टो एंडो मेसोडर्म, ठीक है, उसमें थ्री हेयर, लेयर की जर्म है। हाँ, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो लाइकली ऑरिजिन ऑफ दिस ट्यूमर इज, तो बताओ किधर से आएगा? प्रिमिटिव स्ट्रीक, नोटोकॉर्ड, न्यूरल क्रस्ट, हैंसेन्स नोड या न्यूक्लियस पल्पोसिस? प्रिमिटिव स्टिक से शाबाश, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, ठीक है, यहाँ से आपके प्रोजेनिटर जर्म सेल्स आते हैं, ठीक है, वो गोनेडल रिज को क्रॉस करते हैं और फिर आपके पास मतलब पहुँचते हैं 6 वीक पे, ठीक है, और फिर इधर गॉनेड्स में सारा वो जो भी आपका बनता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से प्रोजेनिटर सेल्स हैं, उसी से आपकी ये डर्म्स बनती हैं, तीनों जर्म लेयर्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नोटोकॉर्ड का एमसीक्यू आता है न्यूक्लियस पल्पोसिस के साथ, वो कहता है सॉफ्ट सा एक टिश्यू है, निकल रहा है, न्यूक्लियस पल्पोसिस है, तो किसको अराइज करेगा? नोटोकॉर्ड। इसका न्यूरल क्रिस्टल्स है, उसका रेमिनेंट आता है एंड अक्सर एडल्ट एमसीक्यू। न्यूक्लियस। थैंक यू डॉक्टर स्टार। न्यूरल क्रस्ट का आता है असल एंडोकार्डियल कुशंस के साथ, और भी बहुत से मेलानोसाइट्स वगैरह, ठीक है। इस तरह 2-3 टिपिकल एमसीक्यूज हैं जो आपके एसके सीरीज के हैं, ठीक है। अच्छा, पिछले ग्रुप को ना मैंने एसके 1 to 17 मेडिसिन भी कराई हुई थी, वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, सुनिए तो देख लेना। प्रेग्नेंट वुमेन है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है। अच्छा देखो, देखो बच्चा जो सा है ना, आप जो अपना प्रेगनेंसी में, ठीक है, समझो कि वो फ्रूट है आपका, पका हुआ फल, ठीक है, तो रेड कलर इज लाइक पका हुआ टाइप का ना, ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी में जब भी पूछेगा कि फाइब्रॉइड है और ये वो, वैसे फाइब्रॉइड की डिजेनरेशन कौन कौन सी होती हैं? ग्रे रेड सुनिए कभी? जी बच्चों, नहीं पेपर पेन पकड़ लो। हाँ, मैं बताती हूँ, पेपर पेन पकड़ लो, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो सी है ना, वो है ग्रे वाइट, ठीक है, जिसे आप हाइलिन डिजेनरेशन कहते हो, जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद आगे आती है आपके पास दूसरी रेड, ठीक है, रेड डिजेनरेशन, जो ज्यादातर आपके पास प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड आती है और ये एक्यूट पेन करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड आपके पास आती है बच्चों, दैट इज, किधर चली गई? अच्छा, ग्रे होगी, रेड होगी, आगे आपके पास लिक्विफेक्टिव, ठीक है, सिस्टिक टाइप की होती है, बस मेन ये याद रखो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ग्रे और वाइट याद रख लो। ग्रे जोन सी है वो आपके पास होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद हाइलिन डिजेनरेशन, मोस्ट कॉमन, और रेड प्रेगनेंसी के साथ, और पेन बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है, बस इतना ही याद रखो। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपके पास है, हमने ये सॉल्व कर लिया, डॉक्टर है, एलोक्वेंट स्पीकिंग है उसकी, स्किल्स इज ऑफर टू एडवर्टाइज फॉर अ कॉस्मेटिक कंपनी। देखो, जब भी कॉस्मेटिक, अगर वो पेशेंट के कंसर्न के लिए नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, सिंपली रिफ्यूज कर देना है, और ऐसी चीज अनएथिकल होती है, ठीक है। द कंपनी क्लेम्स इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द डॉक्टर एंड पेशेंट। हाउ शुड दिस सिचुएशन बी कैटेगराइज्ड? वो कहते हैं बाहर पेशेंट का खाली बेनिफिट हो फिर आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आपका बेनिफिट भी है फिर दैट इज अनएथिकल, ठीक है। आजकल पूछता ही कोई नहीं। Our receptor is being studied that respond to different stimuli of light। अच्छा देखो, ये जो सी प्रॉपर्टी होती है ना कि डिफरेंट स्टिमुलस, 1 2 3 कोई भी मोडालिटी हो सकती है, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ये वो, ठीक है, तो जो इस तरह का करेगा तो दैट इज मोडालिटी, ठीक है। आप देख लो, मोडालिटी यूज्ड इन सेंसिटिव फिजियोलॉजी टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ सेंसेशन एज रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू लाइट, हीट, प्रेशर, लाइक मल्टीपल स्टिमुलस जो भी है उसका जो रिस्पॉन्स होगा डिफरेंट के लिए। ट्रांसडक्शन क्या है, एक चीज को वो लाइक बढ़ा करके आगे बताना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये हम अक्सर पढ़ते भी थे फिजिक्स में, ठीक है। तो
एडेप्टेशन, हम जो रिसेप्टर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बार बार कांस्टेंट एक स्टिमुलस मिल रहा है और अब वो अडॉप्ट कर लेंगे, ढीट हो जाएंगे, ठीक है। और सिलेक्टिविटी, कुछ सिलेक्टिव स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेंगे। दिस रेफर्स टू रिसेप्टर्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्स मोस्ट रेडिली टू ओनली वन टाइप ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। जैसे मैं कमांड दे रही हूँ, आप मेरी फॉलो कर रहे हो और किसी की सुन ही नहीं रहे हो, ये घर में अम्मी होती हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, पेशेंट है आपके पास, है पोलीडिप्सिया, उसको अब देखो, ध्यान करो, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट शोज नो, मतलब आपने वाटर उसका खत्म कर दिया, उसको नहीं दिया, नो इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो सी है वो, आप सारी बात है, डेल्यूशनल इफेक्ट नहीं हो रहा, ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ी, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेस्मोप्रेसिन यूरिन ऑस्मोलैरिटी ड्रामेटिकली इंक्रीजेस। तो ये किसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है? जब एकदम डेस्मोप्रेसिन दोगे तो, डेस्मोप्रेसिन क्या बच्चों? ADH एनालॉग है। ADH एनालॉग। ठीक है, तो जब आपने वो दिया तो उसकी वजह से आपकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी। तो व्हाट इज, मतलब एक चीज होती है नेफ्रोजेनिक में आपके पास एडीएच होता है बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, और सेंट्रल में एडीएच होता ही नहीं है, ठीक है। सो ADH उसने नहीं है वो दिया, तो हाँ जी। सो दिस इज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। 50 तक करते हैं। आज मैंने कोशिश की थी कि मैं 100 तो कम से कम कराऊं। एक क्लास ना हम मॉर्निंग में अरेंज करते हैं, मैं आपको टाइम बता दूंगी। डॉक्टर इसरार, आप जॉब पे जाते हो? जी मैम। किस टाइम फारिग होते हो? 2 बजे तक बस सारे शाम फारिग हो को। जाते हो? कौन कौन हो इधर ग्रुप में भी? किधर चले गए हो? कॉल किधर चली गई है मेरी? कितने लोग इस टाइम देखना कॉल पे, नजर नहीं आ रहा। मैम ये टाइम ठीक है। भाई वो तो ठीक है, मगर मैं इतना कैसे, अभी मतलब लाइक 3 अभी लोग देखो हैं। ना। हाँ, डॉक्टर साहब चली गई? डॉक्टर सुपेल और डॉक्टर नहीं शाहनवाज। मैम, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, ओके, चलो। एन 18-year-old फीमेल है विद सीजर्स एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम फिंगर्स एंड स्प्रेड टू द एल्बो, ठीक है। देखो उंगली से नीचे आपके एल्बो तक, लिवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट आर नॉर्मल। अब बेसिकली वो सीजर्स को सिस्टेमिक कॉज से खत्म कर रहा है कि ना लिवर रिस्पॉन्सिबल है ना रीनल, ठीक है। विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट? सो दैट इज, और क्यों? क्योंकि सेंट्रल वेलप्रोवेट, काज नहीं है ना। सेंट्रल सिस्टम कॉज नहीं है, उसके अलावा वेलप्रोवेट को अवॉइड करते हैं। फिर ऑटोजेनिक भी है ना साथ, तो ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। तो स्नैरियो 18 ईयर की फीमेल है, ठीक है। 18 ईयर्स लाइक आप सोचो 18 साल के, तो रिप्रोडक्टिव एज की भी है, ठीक है। तो वो एज की चाइल्ड बियरिंग एज है, टेराटोजेनिक है, कोई पता नहीं, शादीशुदा नहीं है वो, ठीक है। तो आपने वो अवॉइड करना है। कार्बामेज़ेपिन इज फर्स्ट लाइन फॉर फोकल सीजर्स। अच्छा, ये ना आपके पास टॉनिक है, टॉनिक वो आपके पास उधर है फार्मा, तो मैंने वो कराया हुआ है, वो देख लेना, ठीक है। उसको निमोनिक्स चीज़ें। अच्छा, डायज़ेपाम लॉन्ग एक्टिंग है, तो ये आपके पास बेंजोडाइजेपिन ग्रुप से है, और इसका एंटीडोट क्या बेंजोडाइजेपिन्स का? बाइकार्ब है। फ्लोमाज़ेप। फ्लूमेज़िनिल। अच्छा, फिर बारबीचुरेट्स का वो है, ओके बारबी, ठीक है, फ्लूमेज़िनिल। और बाइकार्ब और किसका एंटीडोट है? एक मुझे मेडिसिन बताओ, एस्पिरिन का। उसका दूसरा नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। नहीं डॉक्टर साहब, एस्पिरिन कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट्स का ग्रुप, हाँ उसमें भी है। उसका भी तो है ना? हाँ जी हाँ, उसका भी है। जी 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 जी, वो मैं असल ना क्वेश्चन कुछ पूछ रही थी, आपका आंसर दूसरा आ गया। अच्छा, लेविटिरासिटाम, ये क्या आपके पास फर्स्ट लाइन फॉर फोकल एंड लेविट्रिक। जनरलाइज सीजर्स, ठीक है। हाँ, आपको ये सीजर, सीएनएस ड्रग, ये सारे ना ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग, इसके बाद ये सीजर्स का टेबल देख लेना। देखो अगर आप इतना पढ़ोगे, साथ साथ टेबल्स खोलोगे, अभी बुक रखोगे 2-3 पीछे आप चले गए, तो सीजर्स ढूंढा, साथ ही पेज खोल लिया, ठीक है, ये फौरन हो जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग, और फिर ये भूलेंगे नहीं जो इस टाइम करोगे। ड्रग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ टेकिकार्डिया एट नॉर्मल डोज, ठीक है। तो दैट इज आइसोसाइनाइड डाइनाइट्रेट। 2-3 ड्रग्स हैं वैसे, ठीक है, इसके अलावा भी अभी उसका लंबा, ये प्रोप्रानोलोल भी है, मगर पहले आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट को आप प्रेफर करोगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, व्हाई शुड सुक्राल्फेट एंड सिमिटिडीन बी टेकन एटलीस्ट 2 पार्ट्स अपार्ट? इसमें ना आपका निमोनिक है, स्कैम, SCAM, अब SCAM, ठीक है। सुक्राल्फेट इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिटिडीन एंड सिमिटिडीन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ सुक्राल्फेट।
अब वो कहता है सुक्राल्फेट को आपने पहले लिया और सिमिटिडीन को बाद में, क्यों? क्योंकि ये इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है। और अगर इधर ही ये सिमिटिडीन पहले दे देता और फिर सुक्राल्फेट देता, फिर क्या करते बच्चों? फिर कौन एमसीक्यू जी आंसर मैम, आता? दोबारा रिपीट करें मैम। अच्छा, क्वेश्चन में सुक्राल्फेट उसने पहले दिया हुआ है और कह रहा है कि सुक्राल्फेट के बाद सिमिटिडीन दोगे क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है। अगर वो इस सिनेरियो में यही कर दे कि सिमिटिडीन पहले दिया है, उसके 2 घंटे के बाद सुक्राल्फेट देना है, क्यों? फिर मुझे इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दो। स्कैम निमोनिक के लिहाज से सिमिटिडीन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ सुक्राल्फेट, किधर लिखा है? बच्चों ये बी देखो ना, बी आंसर। मैम बी वाला लिखा है इंक्रीज इट्स टॉक्सिसिटी। हाँ तो फिर तो टॉक्सिसिटी को छोड़ो, उसको बाद में करो। सिमिटिडीन इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ सुक्राल्फेट, ठीक है? मैम ओके, ये पीपीआई के समझ साथ लगी? भी आता है ये सिग्नल वाले एक हाँ एमसीक्यूज। पीपीआई के साथ भी आते हैं, वॉरफरीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वॉरफरीन और पीपीआई, ठीक है? ड्रग इंट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं, अब किस किस को याद करोगे, लेकिन कोशिश करो कि डेली का कोई ड्रग इंट्रैक्शन के जैसे मिले तो वो याद कर लिया करो, मगर मेन यही है, ठीक है? चलो बच्चों आगे चलें। इनमें से कोई स्मिटिडीन का वो P450 के साथ भी कुछ है ना, इंड्यूसर या इनहिबिटर, वो भी देखना। अच्छा चलो बच्चों, न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर एंड सैटिटी, स्टाइटी, ठीक है, एंड लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, तो दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फीड के लिए, सुप्रा कियास्मेटिक, वो जितने भी है, ठीक है? वो हम न्यूरो के मेरी लेक्चर्स पढ़े हैं, वो वेंट्रोमीडियो लेटरल, लैटरल, ठीक है, ये सारे, ठीक है? एल अगर डैमेज हो जाएगा तो लीन हो जाओगे, क्योंकि वो वैसे हंगर के लिए, फीडिंग के लिए, ठीक है, इस तरह करके सारा लेप्टिन और निमोनिक्स। ग्रेलिन। हाँ लेप्टिन और ग्रेलिन, ग्रेलिन इज गेंडा मोटा, ठीक है? चलो खैर वो सारा लिखा हुआ है उसमें। पेशेंट है लंग कैंसर है, उसको पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया हो गया आफ्टर ब्रेन मेटास्टेसिस, मतलब उसको लंग की कोई डिजीज है जिससे उसे ब्रेन मेटास्टेसिस हो गया। लंग का ज्यादातर मेटास्टेसिस एमसीक्यू पूछता है किधर जाता है, तो दैट इज ब्रेन। अच्छा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड, तो पोलीडिप्सिया पोलीयूरिया इज एसोसिएटेड विद एडीएच। एडीएच कहाँ से रिलीज हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो कहाँ से आता है? दैट इज वीपीएन, वीपीएन और सन से। है, कहाँ से? एमसीक्यू के आंसर्स में देखो ना। अच्छा पैरावेंट्रिकुलर से आती डायंसेफ्लॉन, है। डायंसेफ्लॉन बोले? नहीं नहीं, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस और अरे नहीं वो तो ठीक है, अब ऑप्शन में नहीं है ना भाई, वो तो ठीक हो गया। पैरावेंट्रिकुलर सुप्रा, जो आप कह रहे हो ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक दो और इकट्ठे नहीं आते, तो एडीएच और जो आपका दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर, ये जो दूसरा पता नहीं कौन सा था, तो उसके साथ आपका आ जाता है डायंसेफलन है वो। मैम, इससे इससे बाद में वो हाइपोथैलेमस बनता है ना, तो हाँ डायंसेफलन। जी डायंसेफ्लॉन, तो बस ये था आंसर। अच्छा बच्चों यहाँ 50 पे अब बस करते हैं, और 12 हो गए पहले।